What is Constitution? संविधान क्या है? एक सामाजिक दस्तावेज है। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। और इसका आधार क्या है? Democracy basically means by the people, of the people, for the people. संविधान जो आपको जीने का हक देता है, आपको संवैधानिक अधिकार देता है कि आप एक मौलिक जीवन जिए। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी बड़ा बयान सामने आया। इंडिया वर्सेस भारत विवाद पैसा हम लोग कोई जान बच गया वो 1 लाख से। अंग्रेजों ने बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल हिंदुस्तान के लोगों पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के शुरू के जो 95 आर्टिकल्स हैं वही संविधान में शामिल कर लिए गए। ये अपना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम सिंपल भाषा में समझे तो यह एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसे हम किसी भी स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहते हैं यह लिखा जाता है। जहां स्टेट का मतलब कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई डेफिनिट टेरिटरी हो और वो सोवरीन हो, यानी कि उस पर किसी और का कंट्रोल ना हो। Symbol of sovereignty and identity flies for the first time. The scene in South Sudan is nothing less than electric. Hundreds of thousands of people converge on Juba. फॉर एग्जाम्पल भारत को ही देख लीजिए, यह भी एक स्टेट ही है और इसी के तहत 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1950 से पहले इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बल्कि 1950 से पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 के रूप में बनाई गई, जो कि आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान का आधार भी बना। जो कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक परिभाषित ढांचा बनाई जाती थी, जिसे हम संविधान के रूप में जानते हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि किसी भी स्टेट को रन करने के लिए सेट ऑफ लॉ एंड रूल की क्या जरूरत? व्हाई नॉट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस? तो दोस्तों, इन सारे बेसिक सवालों का जवाब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के इन 5 फंक्शन में मिलते हैं, जिनमें पहला फंक्शन कहता है कि कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस प्रोवाइड करना अपने नागरिकों को। और अब सपोज करो कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है जहां काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जो कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट प्रोफेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं, जहां कोई एक तरफ अमीर है तो कहीं गरीब। इसीलिए यदि यहाँ इन सबके लिए एक सेट ऑफ बेसिक रूल नहीं होगा तो इनके बीच किसी भी मैटर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, क्योंकि हर एक मैटर में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये एश्योरेंस देती है जिससे सभी ग्रुप्स के बीच मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे। 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है कौन था। और अब सपोज करो अगर किसी के पास यह एश्योरेंस ही ना हो कि दूसरे भी इन रूल्स को फॉलो करेंगे, उस सिचुएशन में वे लोग खुद भी इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों, रूल सिर्फ पता होना ही काफ़ी नहीं है, वो लीगली इन्फोर्सेबल भी होना चाहिए। यानी कि अगर कोई रूल्स ब्रेक करे और उसे फॉलो ना करे तो उस सिचुएशन में उसे पनिश किया जाए। बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है,
मैंने कब कहा ये रोड के बाप की है? या फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल करते हुए शर्म नहीं आती तोनू? हेलो, पैसे पा। तो दोस्तों, रूल्स होना चाहिए, ये तो ठीक बात है, मगर रूल्स बनाएगा कौन, ये कैसे डिसाइड होगा? मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन यह बताता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, और इस केस में भारत में यह पावर पार्लियामेंट को दिया गया है, जिसके मेंबर कॉमन पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, अब दोस्तों सोचो, यदि पार्लियामेंट ही बिल्कुल अनफेयर लॉ बनाना शुरू कर दे तो क्या? हमारे 6 महीने लगो, साल लगो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। ये कल को हमको भेज देते हैं तो हम कल को चले जाएंगे। जैसे मान लो कल को यदि गवर्नमेंट कहती है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, आप आगे चल रहे थे, जबरदस्ती घसीट के लेके डिटेन किया है और बता भी नहीं रहे कहाँ लेके जाएंगे। जेंडर किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नियम बनाने लगे तो क्या? इसी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन आता है, जो कि गवर्नमेंट के पावर पर लिमिटेशन लगाती है। Ordered the medical examination of Andhra Pradesh MP Raghuram Krishnam Raju, who had filed a petition alleging that he was assaulted by the state's criminal investigation department. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीकों से करती है, जिसमें सबसे कॉमन तरीका है नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देना, जिसे गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती है। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। और अब कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन यह कहता है कि सिर्फ लिमिटेशन ही नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कुछ समाज सुधार जैसे काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क भी देती है। जैसे कि भारत जैसे देश में इनइक्वालिटीज़, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देती है, इसे खत्म करे और इसके लिए नेसेसरी स्टेप्स और पॉलिसी बनाए। और इस वक्त की बड़ी खबर, संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने और इसके फिफ्थ फंक्शन फाइनली एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देती है। वैसे तो इंसान के पास बहुत सारी खुद की आइडेंटिटी होती है, लेकिन जब सभी लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तब उन सबकी पॉलिटिकल, मोरल और नेशनल आइडेंटिटी बनती है। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो दोस्तों, फंक्शन के बाद सवाल यह आता है कि यह कितना इफेक्टिव है और क्या वो फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाता है ताकि लोगों के जीवन पे इम्पैक्ट हो सके। जिसमें सबसे पहला फैक्टर्स है मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, यानी कि जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका कॉमन पीपल के बीच क्या पॉपुलैरिटी एंड अथॉरिटी है। यानी कि दोस्तों, यदि हम इसे सिंपल टर्म में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के बीच जितना पॉपुलर और रिस्पेक्टेड होंगे और जितना ही उनमें नेगोशिएट करने और डिफरेंट सेक्शन के लोगों को लेकर चलने की एबिलिटी होगी, उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जांपल भारत, जहां का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी स्टेबल और सक्सेसफुल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल, जहां का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बार बदला जा चुका है। ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। हिंदुस्तान साला किसी के बाप की जागीर नहीं, चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा।
कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवनेस का दूसरा कारण यह है कि सभी लोगों के पास इसे फॉलो करने की वजह होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कहीं मेजोरिटीज़ के पास माइनॉरिटीज़ को ऑप्रेस करने का राइट्स है, तब इस सिचुएशन में माइनॉरिटीज़ के पास कोई रीज़न ही नहीं बचता कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अपने मेंबर के इक्वालिटी और फ्रीडम का जितना ध्यान रखता है, उसके सक्सेसफुल होने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। तीसरा फैक्टर, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। मतलब कि दोस्तों, जो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहाँ पावर किसी एक ग्रुप या इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होता, बल्कि यहाँ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, ताकि किसी एक ग्रुप की मोनोपोली ना हो सके और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और यह सब मिलकर एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवनेस का और एक फैक्टर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड या फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। मतलब कि ना तो इसमें बहुत मुश्किल हो चेंजेस करना और ना ही बहुत आसान हो। तो दोस्तों, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि अपने कोर वैल्यूज़ को प्रिजर्व भी करता हो और अकॉर्डिंग टू न्यू सर्कमस्टांसेस खुद को एडॉप्ट भी करना जानता हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए इसे आज लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद।